हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी? एकदम बढ़िया। तो मैं हितेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने इस ब्यूटीफुल से चैनल LHS फिजिक्स पॉइंट में। जैसा कि हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं, जिसका यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 हमारे पास चल रहा है। ठीक है, आपको अभी तक बिल्कुल ये बिल्कुल जितने भी चैप्टर करा दिए हैं, लेक्चर हो गए हैं, वो आपको सभी समझ में आ रहे होंगे और आप इन सभी लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वहाँ तक आप शेयर जरूर करें। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार से पृथ्वी पर कोई भी एम द्रव्यमान का कण जो कि लैम्ब्डा अक्षांश पर स्थित था, उसको यदि हम फ्रीली ड्रॉप करते हैं, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ड्रॉप करते हैं, तो उस पर कोरेलियस बल किधर लग रहा था? पूर्व दिशा की ओर। और वो कितना लग रहा था वो भी निकाला। और जब हम फेंक रहे हैं इस दिशा में, तो जाना तो बिल्कुल एक्यूरेट इसी दिशा में चाहिए, लेकिन वो जा कहाँ रहा है? डायग्राम से समझाया था, कुछ दूरी पर, कुछ विस्थापन होते हुए, क्योंकि उसका विस्थापन पूर्व दिशा की ओर था और वो विस्थापन समीकरण भी निकाला था। लगातार 3 लेक्चर हो गए हैं, डायग्राम वही सेम ही चल रहा है। आज का लेक्चर भी उसी डायग्राम बेस पर आधारित है, तो आपको वो डायग्राम तो बिल्कुल क्लियर कट हो गया होगा, समझ में आया। और मैंने बता दिया है कि अर्थ से रिलेटेड जितने भी आपके पास डेरिवेशन जो डेराइव होंगे, उनमें ओमेगा की वैल्यू सेम रहेगी यदि पृथ्वी नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक और नया टॉपिक, जो कि बिल्कुल जो लास्ट लेक्चर था सेम वो का वो डेरिवेशन है, वो की वे सभी क्या है, स्टेप्स हैं। बस अंतर इतना है कि लास्ट लेक्चर में हम किसी भी पिंड को नीचे की ओर फेंक रहे थे, तो कोरेलियस बल के कारण उसमें विस्थापन पूर्व की ओर हो रहा था, लेकिन अब हम किसी भी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो हम देखेंगे कि कोरेलियस बल के कारण विस्थापन पूर्व की ओर होता है या पश्चिम की ओर होता है, ये हम देखेंगे। और हम विस्थापन सूत्र भी ज्ञात करेंगे। अंतर क्या है? लास्ट लेक्चर में हम नीचे फेंक रहे थे, इस लेक्चर में हम ऊपर फेंकेंगे। कॉन्सेप्ट वो का वो है, मैं लास्ट लेक्चर से तुलना भी करते हुए चलूंगा। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज की टॉपिक है हमारे पास, आप हेडिंग डालेंगे कि पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए कण पर कोरेलियस बल तथा विस्थापन। तो सबसे पहले अंतर समझ में आ गया हमारे को कि लास्ट लेक्चर में क्या था, नीचे की ओर फेंक रहे थे, इसमें ऊपर की ओर फेंक रहे थे, लैंग्वेज वही है। तो मैं सबसे पहले लिखना स्टार्ट करता हूं, माना वो की वो है, आप मिला लीजिए चाहे से लास्ट लेक्चर में जो थी। माना पृथ्वी पर लैम्ब्डा अक्षांश पर, माना पृथ्वी पर लैम्ब्डा अक्षांश पर m द्रव्यमान का कण बिंदु P पर स्थित है। m द्रव्यमान का कण बिंदु P पर स्थित है। आप मिला भी सकते हैं, वो की वो लैंग्वेज है। माना पृथ्वी पर लैम्ब्डा अक्षांश पर m द्रव्यमान का कण बिंदु P पर स्थित है। इसकी मैं अक्षांश की डेफिनेशन दे चुका हूं कि यदि किसी भी मतलब पृथ्वी पर कहीं पर भी कोई कण है, तो उसका केंद्र के साथ जो मिलाने वाला सदिश है, उसका भूमध्य रेखा से साथ बना कोण अक्षांश, तो उसका नाम है लैम्ब्डा अक्षांश। द्रव्यमान का कण बिंदु P पर स्थित है। यदि पृथ्वी नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करती है, तो आप डायग्राम में देखेंगे कि मैंने ओमेगा की वैल्यू 3 बार बताई है निकाल के। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा कोस लैम्ब्डा जे कैप डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्ब्डा के कैप डैश। ये तो रही हमारे पास ओमेगा की वैल्यू। अब हम टारगेट पर ध्यान देते हैं कि हमें टारगेट क्या दिया है। पहला टारगेट है कोरेलियस बल का मान। तो कोरेलियस बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है FC वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 2m ओमेगा इंटू वी डैश। तो ओमेगा तो हमारे पास आ गया है। वी डैश कैसे निकालेंगे? कंडीशन ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। अब देखिए लास्ट डायग्राम, आप डायग्राम खोलें अपनी कॉपी में और देखिए, मैं बता रहा हूं। लास्ट डायग्राम में हमने देखा कि कोई अर्थ है, उस पर P बिंदु यहां पर है लैम्ब्डा अक्षांश पर। जेड अक्ष क्या है? ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, ये माइनस का जेड अक्ष। एक्स अक्ष किधर है? पूर्व की ओर है, ये माइनस का एक्स अक्ष। और जो हमारे पास वाई अक्ष है वो उत्तर की दिशा की ओर है, वाई अक्ष का कोई लेना देना नहीं है।
अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा तब हम नीचे फेंक रहे थे तो हमारे पास आया था v डैश इज इक्वल टू v डैश माइनस का k कैप। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो zx था वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर था, तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर तो क्या हो जाएगा, प्लस zx था तो यानी प्लस का k कैप, और जब हम नीचे फेंक रहे थे तो उसका माइनस zx हो जाएगा यानी माइनस का k कैप। लास्ट लेक्चर में तो ये था, लेकिन इस बार वेग, जो पिंड का जो वेग है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, तो ऊर्ध्वाधर जो अक्ष है वो कौन सी अक्ष है, zx, और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ही है यानी zx पॉजिटिव है, तो v डैश इज इक्वल टू हो जाएगा v डैश प्लस का k कैप डैश। समझ में आ गया? अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तथा v डैश इज इक्वल टू v डैश प्लस का k कैप डैश। समझ में आ गया? दोबारा देखिए, आपको डायग्राम से ही मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ। इस बार मैं छोटी पृथ्वी ले रहा हूँ, पृथ्वी वही है। ये क्या था, इस प्रकार से आप समझ रहे हैं। अब P बिंदु था, मैं केवल अक्ष बनाऊंगा, आप कुछ नहीं करूंगा। यहाँ क्या था, x डैश था, ये क्या था, y डैश था, और ये zx था। z डैश था ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ये प्लस का है यानी k कैप। और लास्ट लेक्चर में यहाँ उल्टा आया था कण, नीचे फेंक रहे थे तो माइनस का k कैप डैश था, लेकिन अब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो प्लस का k कैप डैश आ जाएगा। तो अब हमारे पास ओमेगा की भी वैल्यू आ गई है, v डैश की भी वैल्यू आ गई है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, जब इन दोनों की वैल्यू आ गई थी तो हमने सारणिक विधि से इनका हल किया था, फिर कोरिलियस बल का मान निकाला था, और उसके साथ जो एकांक सदिश आया था वही डिसाइड करेगा कि जब हम किसी भी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह किस दिशा की ओर विस्थापित होता है। चलिए, तो अब हम इसको हल करते हैं। तो लिख दीजिए यहाँ FC वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 2m, ये तो है हमारे पास i कैप डैश, ये है हमारे पास j कैप डैश, और ये है हमारे पास k कैप डैश। क्या ओमेगा में i का कोई पद है? बिल्कुल नहीं है, जीरो। j का है, क्या है, ओमेगा कोस लैम्डा। k का है, बिल्कुल है, ओमेगा साइन लैम्डा, ओमेगा साइन लैम्डा। v डैश में i का भी नहीं है, j का भी नहीं है, और k का है कितना, v डैश, k का है कितना, v डैश। तो अब मैं इसको हल कर रहा हूं, FC वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 2m। जब मैं i कैप डैश की बात करता हूं तो इसका मान निकालने के लिए हम इसको कवर कर लेंगे इस प्रकार से। तो जब ये इससे गुणा होगा तो क्या आएगा मेरे पास, v डैश ओमेगा कोस लैम्डा माइनस, ये इससे गुणा होगा तो 0, फिर माइनस का j कैप डैश। इसका मान निकालने के लिए हम इसको कवर कर लेंगे, इसको गुणा करूंगा 0, इससे गुणा करूंगा 0, यानी ये हो जाएगा 0, प्लस का k कैप डैश। k कैप डैश की वैल्यू इसको कवर कर लूंगा, इसको इससे गुणा करूंगा 0, इससे गुणा करूंगा तो 0। समझ में आ गया? इसको हम कर देते हैं बंद। तो मेरे पास FC वेक्टर इज इक्वल टू आया है माइनस का 2m, ये तो टोटल कितना हो गया, 0। इसको लिखूं मैं पहले ओमेगा, फिर मैं लिखता हूं v डैश कोस लैम्डा i कैप डैश, ये बचा। तो अब मेरे पास आ रहा है कोरिलियस बल का मान, FC वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का, अब देखिए माइनस चिन्ह ऐसे रहने देंगे, हम लिखेंगे 2m ओमेगा कोस लैम्डा v डैश माइनस का क्या है, i कैप डैश। ये है मेरे पास कोरिलियस बल का मान। इस माइनस चिन्ह को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ गया है कोरिलियस बल का मान। क्या अब आप बता सकते हैं कि विस्थापन किस दिशा में हो रहा है? देखिए, अभी अभी ये पृथ्वी थी, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर कोई बिंदु P था, उसमें ये जो था, जो x डैश जो अक्ष था, इसका एकांक सदिश i कैप डैश था, वो किधर था, पूरब की ओर था। तो इसके विपरीत होगा तो क्या होगा, माइनस का x डैश, माइनस के x डैश का जो एकांक सदिश होगा माइनस का i कैप डैश, और ये जो दिशा होगी पूर्व के विपरीत दिशा कौन सी होती है, पश्चिम होती है। पूर्व के विपरीत दिशा कौन सी होती है, पश्चिम होती है। अतः हम कह सकते हैं कि इसको दे दीजिए समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और वो h ऊंचाई तय कर लेता है तो कोरिलियस बल पश्चिम दिशा की ओर लगता है। वहां क्या था, प्लस का आई कैप था, याद रखेंगे, खोल के देख लीजिए, प्लस का आई कैप था, इसलिए मैं बोल रहा था पूर्व की ओर लग रहा है। यहां माइनस का आई कैप डैश है यानी पश्चिम की ओर लग रहा है। तो समझ में आ गया। तो अब हम समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, यहां देखेंगे, समीकरण 1 से
जब किसी पिंड को समीकरण 1 से जब किसी पिंड को समीकरण 1 से जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो समीकरण 1 से देखिए, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पिंड h ऊंचाई तय करता है, पिंड h ऊंचाई तय करता है, तो पिंड h ऊंचाई तय करता है तथा कोरेलियस बल के कारण विस्थापन पश्चिम की ओर होता है, विस्थापन पश्चिम की ओर होता है। समझ में आया? समीकरण 1 क्या कहना चाहता है? माइनस का क्या? पश्चिम। समीकरण 1 से जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पिंड h ऊंचाई तय करेगा, कोरेलियस बल के कारण विस्थापन पश्चिम दिशा की ओर होता है। तो ये था हमारे पास कोरेलियस बल का सूत्र। अब इसका परिमाण की यदि मैं बात करता हूं तो एफ सी वेक्टर का जो परिमाण है कैसे निकालते हैं? एकांक सदिश का वर्ग करके यानी स्क्वायर करके उसका वर्गमूल करते हैं। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा और मैं डायरेक्टली इसका परिमाण लिखता हूं 2m ओमेगा कोस लैम्डा v डैश। ये हो चुका है इसका परिमाण। तो यहां तक आप नोट करें, कुछ भी नहीं किया है, ओमेगा की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। मैं फिर से बोल रहा हूं v डैश, आप ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जब जेड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर रहेगा तो प्लस है तो के कैप डैश आएगा, नीचे की ओर जाएगा तो माइनस का के कैप डैश आएगा। तो ये वी डैश की वैल्यू सारणिक विधि से हल किया है और हमें पता चल गया कि पश्चिम दिशा की ओर कोरिलियस बल लग रहा है। अब हम चलेंगे विस्थापन समीकरण क्या उत्पन्न करने की ओर। तो यहां तक आप नोट करें, मिटा दें। चलिए अब हम ज्ञात, पहला हमारा जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जा रहे हैं विस्थापन समीकरण की ओर। जिसके लिए हमारे पास कोरिलियस बल का जो परिमाण है वो आया है एफ सी वैक्टर इज इक्वल टू 2m ओमेगा कोस लैम्डा वी डैश। समीकरण इसको दे देता हूं मैं 2। अब लास्ट लेक्चर को याद कीजिए, जब हम यहां तक पहुंच गए थे तो हमें इस बल के संतुलन करने के लिए एक और बल लाया था, वो था न्यूटन का द्वितीय नियम। तो हम लिखते हैं, लास्ट लेक्चर से तुलना करते हुए चलेंगे। इस स्टेप के बाद लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था, हमने लिखा था न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, जो कि एफ सी को कंट्रोल करता है या संतुलन करने के लिए लगा है। तो इसको भी हम एफ सी से व्यक्त करते हैं। क्या हो जाएगा, एम डी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन का डी टी स्क्वायर। अब देखिए, मैंने जब अर्थ से हम कुछ दूरी पर उसको फेंकते हैं इस प्रकार से, तो कण यहाँ जाना चाहिए, लेकिन उसका जो विस्थापन है वो किधर हो जाता है, पश्चिम की ओर। विस्थापन किधर हो जाता है उसका, इस दिशा की ओर हो जाता है, पश्चिम की ओर। समझ में आ गया? तो कुछ विस्थापन है एक्स डैश, वो एक्स डैश के लिए ही हम न्यूटन का द्वितीय नियम ला रहे हैं, क्योंकि यहां से यदि आप देखेंगे तो एक्स तो है ही नहीं, इसमें आ रहा है, तो इसके लिए हम न्यूटन के द्वितीय नियम से ये लिख रहे हैं। समीकरण इसको दे दीजिए 3। समीकरण 2 और 3 से दोनों को हम बराबर रखते हैं, बिल्कुल लास्ट लेक्चर से मिलाते हुए चलेंगे। ऐसे ही कर रहे थे हम वहां पर भी। समीकरण 2 व 3 से दोनों को जब मैं बराबर रखता हूं तो एम डी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन का डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ओमेगा कोस लैम्डा वी डैश। m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और डी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन का डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ओमेगा कोस लैम्डा वी डैश। यहां तक हम आ चुके थे लास्ट लेक्चर में भी। फिर हमने क्या किया था, याद है किसी को? फिर हमने वी डैश की वैल्यू निकाली थी। किसकी वैल्यू निकाली थी, वी डैश की। अब यहां पर भी हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, वी डैश की। वहां कौन से समीकरण से निकाली थी, न्यूटन के प्रथम समीकरण से। यहां पर कौन से समीकरण से निकालेंगे, वही न्यूटन का प्रथम नियम। कंपेयर याद आ रहा है धीरे धीरे। यदि आपको लास्ट लेक्चर समझ में आया तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, वो का वो चल रहे हैं हम।
परिमाण आने के बाद वही न्यूटन का द्वितीय नियम लगाया था, वही वी डैश की हम वैल्यू निकालेंगे। देखिए वी डैश की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे कि गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण वी डैश इज इक्वल टू यू प्लस का ए टी। एक्चुअल में समीकरण होता है वी इज इक्वल टू यू प्लस का ए टी। एस डैश में लिखूं मैं तो वी डैश यू ऐसे कैसे। अब देखिए गुरुत्वीय जो त्वरण है, पृथ्वी के अधीन जो त्वरण होता है वो गुरुत्वीय त्वरण में बदलता है, मतलब ए जी में बदलेगा, लेकिन क्या प्लस का होगा या माइनस का। देखिए गुरुत्वीय त्वरण हमेशा केंद्र की ओर लगता है, और ये पिंड है जो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लग रहा है, और इस पिंड का त्वरण ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत जा रहा है, यानी माइनस का हो जाएगा। तो u माइनस का ए की जगह जी और ये टी। तो v डैश की वैल्यू आ चुकी है u माइनस का जी टी। दोबारा देखिए लास्ट लेक्चर में g प्लस का था, क्यों? क्योंकि हम कण को भी नीचे की ओर फेंक रहे थे, गुरुत्वीय त्वरण भी नीचे की ओर लगता है। अब हम कण को ऊपर फेंक रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लग रहा है, यानी गुरुत्वीय त्वरण की विपरीत दिशा में है, इसलिए नेगेटिव चिन्ह आया है। तो v डैश का जो मान आया है ना मेरे पास, वो मैं कहां रख दूंगा? समीकरण इस वाले में रख दूंगा मैं। इस समीकरण को क्या नाम दें हम? इस समीकरण को हम नाम दे देते हैं कैपिटल ए। तो समीकरण ए से रख दीजिए मान। तो डी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन का डी टी स्क्वायर 2 ओमेगा कोस लैम्डा u माइनस का जी टी। अब मैं आपको बता दिया था पहले भी कि जब कोई भी राशि अवकलन में दे और हमें मूल राशि तक पहुंचना है, तो इसका 2 बार अवकलन है, हमें मूल राशि तक पहुंचना है, यानी मेरे को x डैश चाहिए, तो हम 2 बार क्या कर देंगे? इसका समाकलन। और समाकलन आपको आता है, 12th में अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो एक बार समाकलन कीजिए, एक बार समाकलन करने पर, एक बार समाकलन करने पर तो क्या हो जाएगा? डी एक्स डैश अपॉन का ये तो हो जाएगा डी टी। 2 ओमेगा कांस्टेंट है, कोस लैम्डा भी कांस्टेंट है, इसका समाकलन क्या होगा? ये ध्यान देंगे, ये एक पूरा पद है u माइनस का जी टी, जिसका समाकलन t के सापेक्ष करना है। अवकलन समाकलन में एक अंतर है, u यहां पर कांस्टेंट है, अवकलन में इसका मान यदि t के सापेक्ष करते तो 0 होता, लेकिन समाकलन में जिसके सापेक्ष हम समाकलन करते हैं उसका गुणा हो जाता है, यानी t के सापेक्ष कर रहे हैं, u कांस्टेंट है तो यह t से गुणा हो जाएगा और यह हो जाएगा ut माइनस जी। ऐसे t का करूंगा मैं तो t स्क्वायर बाई 2, और निश्चित समाकलन नहीं है तो प्लस का c भी आएगा। समझ में आ गया? अंतर भी बता दिया हूं मैं अवकलन समाकलन में। ये कांस्टेंट है, यदि इसका अवकलन t के सापेक्ष करता तो 0 होता, और समाकलन t के सापेक्ष करूंगा तो यहाँ t से क्या हो गया? ये मल्टीप्लाई हो गया। अब c की वैल्यू निकालते हैं। c की वैल्यू जो जैसे लास्ट लेक्चर में लिखाती थी वैसे ही निकलेगी। t बराबर 0 पर, जब समय ही 0 है तो हम कण को भी नहीं फेंकेंगे, तो x डैश भी 0 होगा और dx डैश अपॉन dt भी फिर क्या होगा? 0 होगा। जब t बराबर 0 किया मैंने तो ये भी 0, ये भी 0, टोटल 0, 0 से 0 0, यानी 0 प्लस c, इधर तो c बच गया और ये भी 0, तो c इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। मान रख दीजिए। जब मैं इसके अंदर मान रखूंगा तो यहां देखिए, तो मेरे पास आएगा डी एक्स डैश अपॉन का डी टी इज इक्वल टू 2 ओमेगा कोस लैम्डा, 2 ओमेगा कोस लैम्डा यू टी माइनस का जी टी स्क्वायर बाई 2, ये आ गया। अभी हमें x डैश तक पहुंचना है तो एक बार और समाकलन करना पड़ेगा, जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में करते। यदि आप लास्ट लेक्चर के साथ तुलना करेंगे तो आपको दोनों क्वेश्चन याद होंगे। यहां तक लास्ट लेक्चर में भी किया था, इसके बराबर ये रखा था, इस प्रकार से हल किया था, v डैश की वैल्यू वहां भी निकाली थी, यहां पर भी निकाली है, मान रख दिया है, और फिर उसके बाद मान रखने के बाद वहां पर भी 2 बार समाकलन किया था, यहां पर भी कर रहे हैं। तो पुनः समाकलन करने पर दोबारा करेंगे तो इस बार हम अपने टारगेट पर पहुंच चुके हैं, मूल राशि पर। तो जब मूल राशि पर पहुंच गए हैं तो वही 2 ओमेगा कोस लैम्डा तो कांस्टेंट, इस बार u ऐसे कैसे t का होगा तो t स्क्वायर बाई 2, g ऐसे कैसे t का होगा तो t क्यूब, और 2 ऐसे कैसे है 3 नीचे होगा, 2 g स्क्वायर बाई 2 तो ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। t स्क्वायर का करूंगा मैं तो t क्यूब बाई 3 और प्लस का c की वैल्यू निकालूंगा तो x डैश इज इक्वल टू 0, जब विस्थापन ही 0 है तो dx डैश अपॉन का dt इज ऑलरेडी 0। ये सब कंडीशन कब हो रही है? t बराबर 0 समय पर।
t बराबर 0 समय पर ना मैंने कण को फेंका तो x डैश 0, जब x डैश 0 हुआ तो d x डैश जब 0 हुआ तो ये तो 0 होना ही था, लेकिन यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है तो हम इसको नहीं लिखते हैं। तो x डैश इज इक्वल टू 0, तो c बराबर भी 0 हो गया। अब वापस मान रख दीजिए, x डैश इज इक्वल टू 2 ओमेगा कोस लैम्डा, ये हो जाएगा u t स्क्वायर बाई 2 माइनस g t क्यूब बाई 6। यहां से यदि मैं 2 कॉमन लेता हूं तो x डैश इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया तो 2 से 2 कैंसिल, ओमेगा कोस लैम्डा, यहां तो आ जाएगा u t स्क्वायर, यहां 2 कॉमन लिया तो 3 बच जाएगा, और g t क्यूब अपॉन का 3। अब आप कॉपी निकाल के देखिए कि जब हमने यहां तक सोल्व कर लिया था तो फिर आगे हमने क्या किया था, t की वैल्यू निकाली थी। किसकी वैल्यू निकाली थी, t की वैल्यू निकाली थी। देखिए, देख लिया किसकी वैल्यू निकाल रखी है, t की वैल्यू निकाल रखी है। तो अब यहां पर भी हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, t की वैल्यू निकालेंगे। पहले आप यहां तक नोट करें, बिल्कुल वैसे ही किया है लास्ट लेक्चर से आप मिलाते हुए चलिए तो आपको पाएंगे कि इन दोनों को बिल्कुल बराबर किया था। वहां से v की वैल्यू निकाली थी, यहां पर भी निकाली है, मान रखा है, फिर 2 बार समाकलन करके हम यहां तक पहुंचे हैं। इसके बाद हमने t की वैल्यू निकाली थी, यहां पर भी हम t की वैल्यू निकालेंगे। और उसका कारण क्या था, h लाना है, क्योंकि पिंड है जो h ऊंचाई तक जा रहा है, अभी तक h नहीं आया हमारे पास। तो देखते हैं t की वैल्यू निकालने के बाद h आता है या नहीं। तो आप यहां तक नोट करें, कर लिया नोट। चलिए अब मैं इसको कर देता हूं, रफ कर देता हूं मैं इसको। समझ में आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी पिछला लेक्चर समझ में आया उसके लिए तो लेक्चर बिल्कुल इजी है, कोई माथा पच्ची वाली बात ही नहीं है। अब हम इसको लिख लेते हैं, एक्स डैश को इधर लिख लेते हैं, एक्स डैश इज इक्वल टू ओमेगा कोस लैम्डा u t स्क्वायर माइनस का g t क्यूब अपॉन का 3, ये है। अब हम वापस किसकी वैल्यू निकालेंगे, t की। तो गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, वहां पर भी t की वैल्यू निकाली थी, यहां पर भी t की। तो u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस का at, ये था। अब आप यहां देखेंगे कि हमारे पास इस बार जो v है ना वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, ये मान लीजिए मार्कर है, मैं इसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहा हूं। तो ऊर्ध्वाधर जब वह ऊपर की ओर फेंकूंगा तो एक इसकी पोजीशन आएगी, तब वहां पर उसका वेग 0 हो जाएगा, तभी तो ये वापस नीचे आएगा, तभी तो ये वापस नीचे आएगा। ये देखिए, ये आ गया वापस नीचे, मतलब कि ये यहां जाकर फिर मेरे पास वापस आया, मतलब इस स्थिति पर इसका वेग 0 हुआ, तभी तो ये, यदि वेग 0 नहीं होता तो ये और ऊपर जाता। इससे बढ़िया उदाहरण, आप बॉल से खेलते हैं जब, तो आप जब बॉल को ऊपर फेंकते हैं, या आप क्रिकेट मैचेस में देखते होंगे, जब बॉल हवा में जाती है तो वो नीचे क्यों आती है, वो बाहर ऊपर ही क्यों नहीं चली जाती। ऊपर इसलिए नहीं जाती क्योंकि उसके जो वेग दिया था, वह जितना वेग दिया था गेंद वहां तक गई है, लेकिन जैसे ही उस वेग खत्म हो जाता है, यानी उस पॉइंट पर v बराबर 0 होते ही वह नीचे आ जाती है। तो हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं पिंड को, तो उस एक स्थिति ऐसी आएगी h ऊंचाई पर कि जहां v बराबर 0 हो जाएगा, पिंड हमारे पास वापस आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास बच जाएगा u, ये क्या हो जाएगा माइनस का g, क्यों, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध है, इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू gt हो गया, और t की वैल्यू आ गई मेरे पास u अपॉन का g। तो t की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इसको दे दीजिए नाम समीकरण b। तो समीकरण b से देखिए, x डैश इज इक्वल टू ओमेगा कोस लैम्डा, u ऐसे कैसे है, t की वैल्यू रखूंगा मैं u अपॉन का g, तो t स्क्वायर है तो u स्क्वायर अपॉन का g स्क्वायर माइनस g भी ऐसे कैसे, 3 भी ऐसे कैसे, t की वैल्यू रखूंगा तो u क्यूब अपॉन का g क्यूब, क्योंकि क्यूब है, यहां से एक g से एक g कैंसिल और स्क्वायर ही बच जाएगा। अब आगे देखिए, x डैश इज इक्वल टू ओमेगा कोस लैम्डा, ये क्या हो जाएगा, u क्यूब अपॉन का g स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाएगा, u क्यूब अपॉन का 3g स्क्वायर, u क्यूब अपॉन का 3g स्क्वायर। क्या यहां से आपको u क्यूब ओमेगा कोस लैम्डा
यू क्यूब अपॉन का जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। जब मैं ये कॉमन ले लूंगा तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 1/3। इसको जब हल करेंगे तो 2/3 आएगा। तो एक्स डैश इज इक्वल टू मेरे पास आ रहा है 2/3 ओमेगा कोस लैम्डा यू क्यूब अपॉन का जी स्क्वायर। समीकरण दे दीजिए इसको, कौन सा, सी। अब आप देखेंगे कि जैसे ही हमने पिछले लेक्चर में टी का मान रखा था तो हमारे पास एच में समीकरण आ गया था और हमारे पास फाइनल समीकरण आ चुका था। लेकिन यहां पर टी का मान रखने के बाद भी क्या नहीं आया है, एच में समीकरण नहीं आया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कोई बता सकता है? देखिए, ओमेगा की वैल्यू निकाल नहीं सकते, उससे आएगा नहीं एच, कोस कुछ कर नहीं सकता, जी कुछ कर नहीं सकता, बचा यू। यू तो कुछ कर सकता है, क्या कर सकता है यू? तो आप देखेंगे कि यू कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। क्या कर सकता है? समीकरण 3 में चलते हैं, गति के समीकरण। चलिए मेरे साथ आइए। गति के तृतीय समीकरण से क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। वी स्क्वायर तो इस बार क्या हो जाएगा, 0। वही कॉन्सेप्ट है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहा हूं तो जब नीचे आएगा तो उस स्थिति पर उसका जो वेग है 0 हो जाएगा। तो ये तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर ऐसे कि ऐसे, एक इसमें बदलेगा माइनस का जी में, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध है, और एस क्या है यहाँ, ऊंचाई। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2gh, और u इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर द रूट 2gh। अब u की वैल्यू मेरे पास आ गई है और उसमें h भी शामिल है, तो समीकरण c लगाएंगे। अब समीकरण c से देखिए, u की वैल्यू निकाल लिया और उसमें h भी है, तो यहां रखेंगे जब हम u की वैल्यू, तो अब हमारे पास आ रहा है 2/3 ओमेगा जी कोस लैम्डा, u की वैल्यू अंडर द रूट 2gh, यानी 2gh की पावर 1/2 की पावर 3। जब 1/2 से को 3 से गुणा करूंगा तो 3/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/2, और नीचे कितना है, जी स्क्वायर। तो ये आ गया है मेरे पास, जब कोई कण को या पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका विस्थापन समीकरण कुछ इस तरीके से निकालते हैं। तो पिछले लेक्चर की यदि मैं तुलना करूं तो वही हमने FC निकाला, उसका परिमाण निकाला, न्यूटन के द्वितीय नियम के इक्वल रखा। न्यूटन के नियम के इक्वल रखने के बाद हमने 2 बार समाकलन किया, V डैश की वैल्यू निकाली दोनों में, फिर समाकलन किया। समाकलन करने पर H के लिए हमने T का मान निकाला। यहां तक सेम था, लेकिन यहां पर T का मान निकालने के बाद भी हमारे पास H नहीं आया, तो यहां एक स्टेप और बढ़ गई, U का मान निकाल लिया, वहां हमारे को H प्राप्त हो गया। तो अब यदि इसकी, अब आप बोलेंगे कि हमने तो वहां विभिन्न स्थितियां भी देखेंगी, बिल्कुल यहां पर भी आप देख सकते हैं विभिन्न स्थितियां। यदि मैं शॉर्ट नोट लिखा हूं वो विभिन्न स्थितियां हैं, मैं यहां पर लिखा देता हूं आपको विभिन्न स्थितियां, आप वहां से भी खुद भी लिख सकते हैं विभिन्न स्थितियां। क्या है, पहली विभिन्न स्थितियां की यदि मैं बात करूं, मैं यहां लिख सकता हूं, इसके बाद आप लिखेंगे विभिन्न स्थितियां। विभिन्न स्थितियों की यदि मैं बात करूं तो वही है, पहला ध्रुवों पर। अब आप जानते हैं कि ध्रुवों पर जो एंगल होता है वो 90 होता है, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो एक्स डैश कितना हो जाएगा, 0। मतलब इस स्थिति में कण पर कोई विस्थापन नहीं होगा। जब कण आपका ध्रुवों पर है तो लैम्डा 90 है, कोस 90 0, तो एक्स डैश 0, कोई विस्थापन नहीं। वही विभिन्न स्थितियां हैं जो लास्ट लेक्चर में थी। यदि आपका जो कण है भूमध्य रेखा पर हो, भूमध्य रेखा पर लैम्डा कितना हो जाता है, 0, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1। तो यहां जब मैं 1 रखता हूं तो वो क्या हो जाएगा, एक्स डैश इज इक्वल टू 2/3 ओमेगा जी, कोस लैम्डा की जगह 1 रख दूंगा, और 2gh की पावर 3/2 अपॉन का जी स्क्वायर। इस स्थिति में कण क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो ये थी आपकी विभिन्न स्थितियां और आज का लेक्चर, जो कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। लास्ट लेक्चर से मैंने इसकी कंपेयर की है, आपको समझ में आया है, वहीं इसकी विभिन्न स्थितियां हैं। अंतर यहां आ गया है कि जब वहां हम टी का मान निकाल रहे थे तो एच में वैल्यू आ रही थी, और यहां जब हम टी का मान निकाल रहे हैं तो एच में वैल्यू नहीं आ रही, इसलिए हम एक स्टेप और आगे बढ़े, यू का मान निकाला, वहां पर हमने एच की वैल्यू आई। और विभिन्न स्थिति आप खुद भी बना सकते हैं। ध्रुवों पर 90 करेंगे तो पूरा 0, भूमध्य पर 0 डिग्री यानी 1, तो ये हमारे पास विस्थापित हो जाएगा। दोनों में अंतर क्या है, जब
ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ड्रॉप करते हैं तो विस्थापन पूर्व दिशा की ओर, ऊपर की ओर फेंकते हैं तो विस्थापन पश्चिम दिशा की ओर। ये तो था कोरिलियस बल और उसका विस्थापन समीकरण। दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो भी हम करेंगे। अब हमारा इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक बचा है फोको लोलक, जो कि फोको नामक वैज्ञानिक ने दिया था। बहुत ही शानदार टॉपिक है ये भी। इसको हम कवर करेंगे अगले लेक्चर में, फोको लोलक को। और फिर हम आपके लिए एक लेक्चर और लाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल इन दोनों क्वेश्चन से संबंधित, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन से संबंधित ज्यादातर ये वाला क्वेश्चन आता है। क्यों आया? क्योंकि इसमें स्टेप्स ज्यादा है, ये वाली स्टेप जुड़ गई। कई बच्चों के क्या होता है, पहला ही याद करते हैं, ऐसे समझते हैं कि हाँ हम दूसरा भी इसी के अनुसार कर देंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि भैया h दूरी तय कर रहा है, वो यहीं तक छोड़ जाते हैं। कहाँ तक? यहाँ तक। क्योंकि वो वाला क्वेश्चन भी यहीं पर आ गया था, लेकिन उनको दिमाग में नहीं आया कि उस वाले क्वेश्चन में h था, यहाँ h नहीं है। इसीलिए ये क्वेश्चन आता है, ये डेरिवेशन आता है। क्यों? क्योंकि एक स्टेप जुड़ जाता है इसमें u की वैल्यू निकालने वाला। समझ में आया? और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो इस चैप्टर के 2 लेक्चर और आएंगे, फिर हमारी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को बीएससी फर्स्ट ईयर तक पहुंचाएं और आप लगातार मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।